आई होप मैं आपको विजिबल हूँ। तो आज हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं अपने यूपीएससी 2023 में जो आए हुए हैं। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो पूरे इसके डेरिवेशन जिस भी टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके लोगों के सामने। अच्छा, इसमें सिर्फ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में होगा, स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स नहीं होगा, वो अलग से हम लोग देखेंगे। और स्टेटिस्टिकल तो वैसे भी आपकी कमी आता है, ज्यादा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ही आता है। ठीक है। चलिएगा, तो डिस्कस करते हैं। मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और ये पीडीएफ भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ से हम लोग आई थिंक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी होगी। तो हमारे पास टोटल टोटल मार्क्स की बात करूं मैं थर्मोडायनेमिक्स से 2023 में कितने आए हैं। तो एक मेरे पास 20 नंबर का क्वेश्चन आया, एक एक यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो 20 मार्कर का ये रहा। उसके बाद में एक 10 नंबर, 20 और 10 30, 30 के बाद में एक अपने पास और 10 नंबर 40। तो लगभग पूरी टोटल मेरे पास 40 मार्क्स की आई है। थोड़ा सा इसमें इक्विलिब्रियम भी साथ में है। तो मैं कहूँ तो टोटल ये 40 मार्क्स की आई है, 40 नंबर की 40 मार्क्स। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स कितने मार्क्स की आई है अपने पास? 40 मार्क्स की। तो भाई साहब बहुत बड़ा एक मेजर पोर्शन है, ऐसे समझ लो ना, मेजर पोर्शन है। अब देखिएगा, सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट इत्मीनान से सुनते हुए चलिएगा। एक एक चीजें आपको पानी की तरह क्लियर कर दूंगा ना। बस आप सुनते हुए चलिए और समझते हुए चलिए, और एक तो ट्रस्ट बनाए रखिए आप। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो एकदम ट्रस्ट के साथ देखिए ना, वरना तो नहीं देखिए। ठीक है। तो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो देखो, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारे पास हम लोग डिस्कस करते हैं। पूरा मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ, किस तरीके से आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ना सिर्फ अपना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दिया कि यहाँ से ऐसे ऐसे लिख लेना और ऐसे कर लेना, ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताते हुए चलता हूँ। ठीक है। चलिएगा, तो ये आपके पास क्वेश्चन आया था 20 मार्कर का। इस 20 मार्कर क्वेश्चन में कितने पार्ट है? देखो, एक दो तीन चार, चार चार पार्ट है। चार का मतलब ईच एंड एवरी पार्ट जो है कितने नंबर का है? 5 5 नंबर का। 5 चौके 20, तो टोटल 4 नंबर, 4 मार्क्स के हो गए। सॉरी, टोटल 20 नंबर के हो गए, 4 पार्ट। ओके। तो यहां से हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखना यहाँ पे शुरुआत करते हैं। अब देखिएगा, जब हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखने की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीजें पूछ रखी हैं। तो पहले देखो, यूजिंग द गिब्स इक्वेशन फॉर ए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के लिए मेरे को गिब्स इक्वेशन यूज करनी है। इन द अब्सेंस ऑफ नॉन एक्सपेंशन वर्क। नॉन एक्सपेंशन वर्क का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है? एट कांस्टेंट कंपोजिशन आंसर द फॉलोइंग। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लोज सिस्टम के लिए बात करनी है। ओपन सिस्टम की आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं पूछी यहाँ पे। पहला है डिड्यूस द थर्मोडायनेमिक रिलेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ जी वर्सेस टी। जी और टी के बीच में एंड विद पी। तो जी का टी और पी के बीच में रिलेशनशिप अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो, देखो जब आप पढ़ते हो अपना मैक्सवेल स्क्वायर, तो मैक्सवेल स्क्वायर में आप इस तरीके से स्क्वायर बना के और वहां पे जी पी और टी के बीच में रिलेशनशिप जो निकालते हो ना, डी जी इक्वल टू, मुझे याद भी है आपको भी याद होना चाहिए, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। अब अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्टिव वे में, तो डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उसने इसका डेरिवेशन पूछ लिया। यहाँ पे उसने क्या पूछ लिया? यही तो पूछा है कि जी पी और टी के बीच में रिलेशनशिप बताओ। तो यहाँ पे जी पी और टी के बीच में, तो इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा मेरे को पहले ना। तो इसका मतलब हमें इसका डेरिवेशन करना है पहले, तो ये निकालनी पड़ेगी। रिड्यूस द थर्मोडायनामिक रिलेशन फॉर वेरिएशन ऑफ जी। नहीं नहीं, ये यूज कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। चाहे तो मैं इसका भी डेरिवेशन बता दूंगा तुम्हें, लेकिन ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं बाई मैक्सवेल स्क्वायर या बाई मैक्सवेल रिलेशन। ये यूज कर सकते हैं, बताता हूँ क्यों यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं, तो बाई मैक्सवेल मैक्सवेल रिलेशनशिप रिलेशनशिप वी नो दैट वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या? फॉर ए
क्लोज सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है अपने पास कि डीजी इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी टी। डीजी इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी टी। अब यहां से मैं दो केस ले रहा हूं, यहां से दो केस ले रहा हूं। पहला मैं ले रहा हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डीजी इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, डीजी इक्वल टू वीडीपी, और माइनस अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ये जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे डीजी, डीजी बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कितना आ गया मेरे पास, v। तो ये मेरे पास पहला रिलेशनशिप आ गया जो उसने रिड्यूस कराने के लिए बोला था। क्या रिलेशनशिप आ गया मेरे पास, वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्टेड टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो वॉल्यूम के बराबर आया। एक तो पहला ये रिलेशनशिप हम लोगों ने निकालना था, निकाल दिया। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दूसरा केस मेरे पास आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूं। ठीक है, देखते हुए चलिएगा। कांस्टेंट प्रेशर पे मेरे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी विद टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा ऐसे लगेगा। वेरिएशन ऑफ जी विद टी, ऐसे लिख दो, वेरिएशन ऑफ जी विद टी टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए यहां पे मेजर कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऊपर वाले को आप ऐसे लिखो, इससे ऊपर वाले को आप क्या लिखो, वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ जी विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है जी, ये हो गया। तो इसमें अगर मैं टेम्परेचर वाला, ओ सॉरी, इसमें अगर मैं प्रेशर वाला पार्ट कांस्टेंट कर दूंगा तो डीपी जीरो हो जाएगा। तो डीजी इक्वल टू माइनस एस डी टी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, डीजी इक्वल टू माइनस एस डी टी। इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, डीजी बाई डी टी, और किस पे बात कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, वो माइनस एस के बराबर आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, ये यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आ गई है, दैट इज इक्वेशन नंबर वन। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कितनी है, एक नंबर इक्वेशन है। और यहाँ पे ये वाली इक्वेशन मेरे पास है कितनी, दो नंबर इक्वेशन है। दो इक्वेशन मिल चुकी है। तो ये तो रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हम लोगों ने डिड्यूस कर दिया रिलेशनशिप। ये आपके 5 नंबर पक्के हो गए यहाँ तक के। ज्यादा बकवास नहीं लिखनी आपको फालतू की, सिर्फ काम की बातें लिखनी है। तो पहले के 5 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं हम लोग। तो इससे आगे अब दूसरे पार्ट पे बात करते हैं। ये पहला पार्ट था यहाँ से मेरे पास, तो ये पहला पार्ट हम लोगों ने देखा। ये दूसरे पार्ट पे अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो दूसरा पार्ट मेरे पास क्या है, दूसरे पार्ट में हमें क्या पूछा, देखिएगा ध्यान से। व्हाट आर द इम्प्लीफिकेशन ऑफ द अबव रिलेशनशिप। इस रिलेशन का इम्प्लीफिकेशन क्या है। तो इम्प्लीफिकेशन वॉल्यूम और एंट्रोपी पे डिपेंड कर रहा है ये ना, वॉल्यूम और एंट्रोपी पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो, दोनों रिलेशन के आप ये लिख सकते हैं। पहला रिलेशन मेरे पास क्या आ रहा है, एक रिलेशन तो एंट्रोपी के साथ है। जैसे एक तो एंट्रोपी के साथ है, नीचे वाला आपको दिख रहा है कि डीजी ऐसा है, डीजी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस आ रहा है मेरे पास, है ना। इसका मतलब ये क्या बता रहा है अपने को, अगर एंट्रोपी ज्यादा होगी तो गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे मेरे पास मोर सेंसिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ, यहाँ से क्या डिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, इफ एंट्रोपी, इफ एंट्रोपी इज हाई, इज हाई, देन, तब क्या होगा मेरे पास, देन वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी
gives free energy is more sensitive किसकी वजह से? टू टेम्परेचर, टू टेम्परेचर। अगर मैं एंट्रोपी की वैल्यू बहुत ज्यादा कर लूं यहां से, तो यहाँ पे टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड करने लग जाएगी, मोर सेंसिटिव हो जाएगी टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ओके। और दूसरा रिलेशन जो मेरे पास है, रिलेशन नंबर 2 जो आपको बताएगा वो क्या बताएगा, तो ये रिलेशन जो दूसरा वाला है मेरे पास, दूसरा रिलेशन क्या है आपका, कि डीजी बाई में डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो इक्वल टू मेरे पास किसके है, वॉल्यूम क्या आया था आपके पास, डीजी बाई डीटी डीपी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या आया था। तो ये आपको क्या बताएगा मेरे पास ये आपको बताएगा कि अगर वॉल्यूम ज्यादा हो तो हमारे पास प्रेशर पे सेंसिटिविटी किस तरीके से यहाँ पे होगी मेरे पास। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि, क्या लिख सकता हूँ ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ पे हाइयर द वॉल्यूम, हाइयर द वॉल्यूम, हाइयर विल बी द सेंसिटिविटी, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी किसके ऊपर, सेंसिटिविटी ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी टुवर्ड्स प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे डीपी में डिवाइड में डीपी जो प्रेशर है टुवर्ड्स प्रेशर, दैट इज गैस फेज, दैट इज गैस फेज, हम लोग ये कह सकते हैं। तो गैस फेज की जो एंट्रोपी जी है विल बी विल बी मोर सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स टुवर्ड्स टेम्परेचर कंपेयर्ड टू लिक्विड एंड सॉलिड। अगर हम लोग लिक्विड एंड सॉलिड में कंपेयर करें टेम्परेचर, तो गैस में हमारे पास ज्यादा सेंसिटिव होगी प्रेशर के अकॉर्डिंग। क्यों ज्यादा सेंसिटिव होगी? क्योंकि हमारे पास एंट्रोपी का वैल्यू वहां पे ज्यादा होगा ना सॉरी, वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, गैस में एंट्रोपी भी ज्यादा होती है और वॉल्यूम भी ज्यादा होती है, ठीक है, यस। तो ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा पार्ट हमारे पास हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। ये सेंसिटिविटी वाला मुद्दा यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये दूसरा पार्ट मेरे पास हो गया। तो 5 नंबर इसके ऊपर मिल जाएंगे आपको। फिर कह रहा है ड्रॉ जी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एंड आइडेंटिफाई द फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर इफ एनी। तो हमें क्या करना है, जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करना है। तो तीसरा पार्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इवन ये जो तीसरा पार्ट है ना, ये तीसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव वे में गेट और टिफर में पूछ लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव वे में किस में पूछ लिया गया है, गेट और टिफर में, ऑब्जेक्टिव वे में इससे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, गेट और टिफर दोनों में आ रखा है। ध्यान से देखिएगा, जी और टी का जो ग्राफ है वो गेट और टिफर दोनों में पूछ रखा है। अच्छा, ग्राफ बनेगा कैसे वो देखिएगा जरा। अगर मैं बात करूं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब कांस्टेंट प्रेशर की जब मैंने बात करी थी, तो मेरे पास डीजी इक्वल टू क्या आया था, मेरे पास डीजी इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी टी आया था। तो यहां से मेरे पास अगर मैं लिखूं, तो डीजी बाई डी टी, डीजी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस आया था मेरे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर मेरे पास वाई एक्सिस में मेरे पास हो, मान लो यहाँ पे जी, वाई एक्सिस में क्या रखा हमने, जी, जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, और एक्स एक्सिस में रख लिया मान लो मैंने टेम्परेचर। तो जब मैं dg बाई डी टी मतलब dy बाई डी एक्स, तो जो dy बाई डी एक्स कर रहा हूं,
तो वो मेरे पास स्लोप क्या आएगा, स्लोप dy बाई dx क्या होता है, स्लोप, स्लोप क्या आ रहा है, माइनस एंट्रोपी के बराबर आ रहा है। मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, माइनस एंट्रोपी के बराबर आएगा। तो स्लोप नेगेटिव होगा और ग्राफ आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन ही बनता हुआ नजर आएगा। तो हमारे पास इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब मैं 3 केस ले लेता हूँ यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए। तो ग्राफ बनेगा तो स्ट्रेट लाइन और डिक्रीजिंग स्लोप का बनेगा। तो 3 केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। मान लो मेरे पास पहला केस है ये, ठीक है, और मेरे पास दूसरा केस है, लेट अस सपोज ऐसे, थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं इसको। ये मेरे पास एक केस है, ठीक है। दूसरा केस मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। दूसरा केस मान लो मेरे पास ब्लू इससे दिखा रहा है पर, तो दूसरा केस लेटर सपोज मेरे पास इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे है। और तीसरा केस हम लोग यहाँ पे और बनाते हुए जा रहे हैं। तो एक अलग कलर और यूज कर सकते हैं अपन यहाँ पे, लेटर सपोज ये ले रहा हूँ मैं। तो तीसरा केस मेरे पास क्या आ रहा है, वो मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये है, इस तरीके से मैंने यहाँ से कुछ ऐसे दिखाता हूँ, चलो इस तरीके से कुछ ऐसे कुछ ग्राफ जा रहा है। तो एक्चुअल में अगर मैं बताऊं तो सॉलिड के लिए तो पता है आपको, एंट्रोपी पॉजिटिव में होती है, एंट्रोपी सॉलिड में तो नेगेटिव, मतलब एंट्रोपी ज्यादा नहीं होती सॉलिड की। तो सॉलिड में तो एंट्रोपी काफी कम होगी, तो ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव आपको इसको देखने को मिलेगा ना। नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा सॉलिड में, तो लगभग पॉजिटिव सा देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। ये तो सॉलिड के केस में ऐसा कुछ ग्राफ आता है अपने पास। और बाकी जब लिक्विड और गैस की बात करें, तो गैस में ज्यादा नेगेटिव ग्राफ होगा। तो मोर नेगेटिव ग्राफ किस में है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो ज्यादा नेगेटिव ग्राफ ये वाला है मेरे पास, तो ये गैस का है और ये मेरे पास लिक्विड का है। अगर आप चाहें तो ये गेट में आ रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से मैंने कहीं तो ऐड कर रखा था ये ग्राफ कहीं तो ऐड था अपने पास, ये पूछा हुआ आपके गेट में, हाँ ये वाला। ये किस किस को, कौन कौन सा किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, गैस के केस में नेगेटिव होता है हमारे पास, तो देखो नेगेटिव में इसमें, और सॉलिड और लिक्विड में थोड़ा सा एंट्रोपी, ये जो पॉजिटिव टाइप से ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और सॉरी, ये डीजी बाई डीपी का था, हमने डीजी बाई डीटी का बनाया है, ठीक है। तो हमारा वाला तो टेम्परेचर के साथ में बस सॉलिड का पॉजिटिव होगा और बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। तो तीसरा यहाँ पे गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस का सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। और ये अपने को यहाँ पे ग्राफ तीनों हमने बता दिए, ये ग्राफ हमने बना दिया है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि एंट्रोपी, हम लोग ऐसा कैसे ग्राफ बना, हम लोग ये जानते हैं कि एंट्रोपी हमारे पास मैक्सिमम होती है किसकी, गैस की, ठीक है। फिर उसके बाद में लिक्विड की, और लिक्विड के बाद में सॉलिड की, ठीक है। इवन सॉलिड की एंट्रोपी तो हमारे पास बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि बहुत ज्यादा ही कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पे इस वाले केस में, गैस वाले केस में मैक्सिमम स्लोप आ जाएगा, मैक्सिमम स्लोप आ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। और यहाँ पे इनफेक्ट पॉजिटिव स्लोप आ जाता है लगभग, ठीक है जी। तो इस तरीके से रहता है इसमें। ये ग्राफ की बात हो गई। और ग्राफ के अलावा कुछ पूछा था क्या, सिर्फ ग्राफ ही बनाना था क्या आपने को इसमें, आइडेंटिफाई द फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर। अच्छा, फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर की हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर में हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो क्या क्या होते हैं फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। डेफिनेशन लिख देते हैं एक बार, फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब जब एक फेज दूसरी फेज में कन्वर्ट हो रही है, तो जैसे हमारे पास सॉलिड मेल्ट हो रहा है, तो एक तो आएगा अपने पास मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो सॉलिड जब हमारे पास, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, लिक्विड में, लिक्विड में, तो आएगा मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा आता है अपने पास सब्लिमेशन पॉइंट, टीएस, टीएस मतलब सब्लिमेशन, सब्लिमेशन टेम्परेचर, सब्लिमेशन टेम्परेचर। ये हमारे पास ट्रांजिशन, मतलब एक फेज दूसरी फेज में जब कन्वर्ट होती है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है जी। यहाँ पे एक और पेज हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यस,
हाँ, टीएस, यानी हमारे पास सॉलिड डायरेक्टली अगर कन्वर्ट हो रहा हो किसमें, गैस में, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, टीएस सब्लिमेशन टेम्परेचर। ठीक है जी। उसके बाद में हमारे पास सब्लिमेशन के बाद में लेट अस सपोज लिक्विड को बॉईल किया जा रहा है, तो लिक्विड को अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, वेपर में, लिक्विड को अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके कन्वर्ट कर रहा हूँ वेपर में, तो यहाँ पे जो मेरे पास टेम्परेचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज आवर टीबी, बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। टीबी का मतलब यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ये मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ, मैंने बता दिया आपको कौन कौन से हैं ये टेम्परेचर जो है। अब देखो यहाँ पे इस ग्राफ में अगर तुम्हें मार्क करना हो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, तो ग्राफ में अगर करना हो तो देखो ये सॉलिड है, ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे कट करने वाले पॉइंट देख लो, सॉलिड किस में जा रहा है यहाँ पे। तो अगर मेरे को लाइन में बताना हो तो इस तरीके से इसमें भी बता सकते हो, इस लाइन पे भी ना। तो जैसे मैं थोड़ा सा इसमें ऐसे दिखा देता हूँ, ये जो गैस वाली है ये तो ठीक है अपने पास, थोड़ा सा क्लियरिटी मैं आपको देता हूँ इस तरीके से कुछ। ये सॉलिड वाली लाइन मान लो हमारे पास ऐसे है यहाँ से, ठीक है, ये सॉलिड है यहाँ पे, ये लेटर सपोज मेरे पास सॉलिड है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, जब सॉलिड सॉलिड हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सो सॉलिड और लिक्विड कहाँ पे आपको मैच करते हुए नजर आएंगे, तो सॉरी, ये हमारे पास ग्राफ थोड़ा सा ठीक से दिखाना पड़ेगा, ये गैस होगा, ये गैस होगा, ये लिक्विड होगा। अब ठीक है, अब मोर अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो जब सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं तो ये मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट नजर आएगा, ये क्या आएगा, टी एम बोलेंगे इसको, टी एम पी, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में जब मेरे पास सॉलिड और सॉलिड और ये वाला, सॉरी ये लिक्विड था मेरे पास, फिर से मैंने उल्टा कर दिया, ये लिक्विड था और ये गैस है। तो सॉलिड और जब गैस यहाँ पे करेंगे तो ये मेरे पास सब्लिमेशन आएगा, ये मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, टी सब्लिमेशन। और इसके अलावा लिक्विड और गैस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, तो टी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे ये टेम्परेचर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी आप देख लेंगे इसमें। तो ये दूसरे के बाद में ये हो गया मेरे पास तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर दिया। अब चौथा पार्ट आपसे पूछा है, एक्सप्लेन हाउ द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव मोलिकुलर इंटरेक्शन अफेक्ट द मोलर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए गैस रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल वॉल्यूम। Explain how the presence of attractive and repulsive molecular interaction affect the molar Gibbs free energy of a gas relative to its normal volume। अच्छा, वो कह रहा है कि हमारे पास अगर मेरे पास अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाए या रिपल्शन फोर्स बढ़ जाए तो उसकी जो एंट्रोपी है वो किस तरीके से वेरी करेगी। अब देखो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से तो क्या होता है, मेरे पास स्ट्रक्चर जो है अगर गैसियस फॉर्म में तो वो सॉलिड या लिक्विड की तरफ आना चाहेगी, तो वहां पे एंट्रोपी डिक्रीज कर जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, पहले आपको समझाने के लिए जो थोड़ा सा पार्ट ये बता सकता हूँ आपको, ये लास्ट पार्ट है मेरे पास, ये तीसरा था, ये तीसरा था, इसके बाद में ये चौथा पार्ट मेरे पास यहाँ से है। तो चौथा पार्ट में आपको ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हमें ये पता है कि अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस से, वी नो दैट बाय अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस से एंट्रोपी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो एंट्रोपी अगर मेरे पास चेंज होगी, उस एंट्रोपी के बेसिस पे और क्या चेंज होगा, तो एंट्रोपी के बेसिस पे मेरे पास जी का वैल्यू भी चेंज होगा, वो बताना है। तो हमारे पास रिलेशनशिप तो अभी आया ना, रिलेशनशिप क्या आया था कि डीजी डीजी इक्वल टू वी डीपी माइनस एस डी टी होता है, और अगर मैं देख रहा था कांस्टेंट प्रेशर पे, तो डीजी इक्वल टू वी डीपी माइनस एस डी टी, मतलब डीजी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस, ये हमारे पास आया था रिलेशनशिप है ना। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। ठीक है, और एंट्रोपी डिक्रीज होगी मेरे पास,
तो जी की सेंसिटिविटी कम होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिएगा मैं थोड़ा सा लैंग्वेज की फॉर्म में आपको लिखाता हूं, ठीक है। सो लेट अस सपोज इफ एस इज हाइयर, एस इज हाइयर मतलब एंट्रोपी अगर मेरे पास ज्यादा हो, देन जी इज हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर। अगर एस ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जी ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से बताना था। तो हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सो इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ पहला अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। अट्रैक्टिव मोलिकुलर इंटरेक्शन, पहला अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव मोलिक्यूलर इंटरेक्शन, अट्रैक्टिव मोलिकुलर इंटरेक्शन, ठीक है। अट्रैक्टिव मोलिकुलर इंटरेक्शन, इससे होगा क्या, एंट्रोपी हमें पता है अट्रैक्टिव फोर्स से एंट्रोपी हमारे पास कम हो जाएगी। सो एंट्रोपी वुड बी लेस, एंट्रोपी वुड बी एंट्रोपी वुड बी लेस, एंट्रोपी काफी कम हो जाएगी मेरे पास, ठीक है जी। एंट्रोपी लेस हो जाएगी, क्यों, एज दे एज दे आर मोर ऑर्डर्ड, ज्यादा ऑर्डर्ड हो जाएंगे एक दूसरे के, जब पास पास आ जाएंगे तो दे आर मोर ऑर्डर्ड, ठीक है, मोर ऑर्डर्ड ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, ज्यादा ऑर्डर्ड हो जाएंगी, क्यों, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, ठीक है। एंड देयर मूवमेंट वुड बी रेस्ट्रिक्टेड, हम लोग ये भी लिख सकते हैं साथ में कि उनका मूवमेंट अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। एंड देयर मूवमेंट वुड बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वेर इन दी सेकेंड केस, जो हमारे पास कौन सा था सेकेंड केस, जिसमें बात करना था अपने को रिपल्सिव फोर्सेस के केस में। सो वेर एज इन दी सेकेंड केस कौन सा था हमारे पास, जब हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस हो, रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे अप्लाइड हो रहा हूँ मोर, तो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, दैट मीन्स मेरे पास मोर मूवमेंट, ज्यादा मूवमेंट होगी, और एंट्रोपी ज्यादा होगी मेरे पास, मोर मूवमेंट ज्यादा होगी, दैट मीन्स एंट्रोपी एंट्रोपी मेरे पास ज्यादा होगी। और एंट्रोपी ज्यादा होगी ना, तो हमारे पास एंट्रोपी, या आप कह सकते हो रैंडमनेस ज्यादा होगी। एंट्रोपी को हम लोग मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस भी बोलते हैं। तो रैंडमनेस ज्यादा होगी हमारे पास, इंक्रीज करेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब रैंडमनेस ज्यादा होगी तो मेरे पास होगा क्या, जो मोलिक्यूल है वो लूजली अट्रैक्टेड होंगे, और एंट्रोपी ज्यादा होगी अगर मेरे पास इस केस में हाई एंट्रोपी अगर होगी, हाई एंट्रोपी होगी, तो मेरे पास हाई एंट्रोपी होने से जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो टेम्परेचर से ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगी, मोर सेंसिटिव होगी, है ना। सो हाइयर एंट्रोपी मेरे पास सजेस्ट दैट जी विल बी, यहाँ पे अगर एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा हुई,
अच्छा, अट्रैक्शन में अगर एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड देखना, ये जो रिलेशनशिप है इससे अगर मेरे को लिखना हो कि dg/dt इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू -s। अब अगर मेरे पास एंट्रोपी ज्यादा हुई तो -s कम होगा, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, लो हो गई। ये अगर हाई हुई तो ओवरऑल क्या हो गई, लो हो गई। ओवरऑल लो हो गई इसका मतलब क्या कह सकता हूं कि जब मेरे पास रिपल्शन हुआ तो ये अगर राइट हैंड साइड वाली चीज लो हुई तो ये लेफ्ट हैंड वाली भी मेरे पास लो होनी चाहिए। तो ये लेस देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू मतलब मेरे पास क्या हो गया, जब जब अट्रैक्शन फोर्स, सॉरी रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, रिपल्शन फोर्स में तो क्या हो रहा है, रिपल्शन फोर्स जब डोमिनेट कर रहा है मेरे पास, तब तो हमारे पास लेस आ रहा है, ये लेस वैल्यू आ रही है dg/dt की। और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, या फिर सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। तो कितने मिनट का हो गया वीडियो, आधे घंटे का हो गया। मुझे लगता है आधे घंटे से ज्यादा आप कंटिन्यूअसली देख नहीं पाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये अगला 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो, और इससे आगे वाला 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं करता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और साथ में लिखते रहें इन सारी चीज़ों को, और समझते रहें। नोट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। लिंक मिल जाएगी आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो पिन कमेंट में। ठीक है, चलते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।